आया है। पाखरू का पहरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। वो आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। सूली पर वो मुआ है, हालेलुया। वही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पर वो मुआ है, वही प्यार का रास्ता है। जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है। वो आया है, जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है। यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया। अपनी खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। वो आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पहरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पहरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, वो आया है। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको आपके अपने शो हवा की बेटी की सीजन 2 की इस एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि हमारे हाउस बैंड का ये आज का सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि इस शो में आपकी मुलाकात ऐसी मुतासर कुछ शख्सियात से करा सके जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, पाया, अपने फेथ को कायम रखा, उसमें आगे बढ़ी और लोगों की खिदमत की। कोशिश करते हैं कि उन्हें खराज तहसीन पेश करें, उनके चैलेंजेस, उनकी स्ट्रगल आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि वो आपके लिए भी वैसी ही मशवरा हो जैसा हमने उन्हें पाया है। हमारे आज के शो में हमारी आज की मेहमान है सिस्टर एलिजाबेथ नियामत, जिनकी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ना सिर्फ कई बच्चियों की ज़िंदगियों को रोशन किया, उनके लिए मशरला बनी, बल्कि इसके अलावा भी आज तक बचपन से लेकर इस खिदमत को आगे लेकर चल रही हैं और इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। खुशी, हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग होता है। जब हम बचपन ही से कुछ करने की ठान लें तो कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हम उस मकाम को पा ही लेते हैं जिससे हमें दिली खुशी हासिल होती है। कभी हम अपने आप को अपने अंदर ही ढूंढ लेते हैं, तो कभी हमें अपनी ही तलाश में कहीं दूर जाना पड़ता है। कभी हम अपने दिल की ना सुनकर वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो कभी अपने दिल की बात सुनकर लोगों के लिए जिंदा मिसाल बन जाते हैं। हवा की ये बेटी, जिनके दिल में खुदा ने खिदमत का जज्बा बचपन ही में रख दिया, जो शुरू से मानती हैं मदर टेरेसा और अब्दुल सत्तार ईदी को अपनी इंस्पिरेशन। जिंदा दिल शहर लाहौर में पली बड़ी, लेकिन खुदा उन्हें ले आया सिंध के शहर लाड़काना और फिर बदीन, जहाँ की उन्होंने कई साल खिदमत।
फिर खुदा अपनी इस बेटी को कराची ले आया। मिलिए सिस्टर एलिजाबेथ नियामत से, जो आज सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर विमेन में प्रिंसिपल है और आज भी अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही है। इनका मानना है अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने और अच्छा करने के लिए जियो तो कोई बात बने। इनका कहना है कि अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो मेहनत करने से कभी पीछे ना हटें और देखें कि खुदा आपके रास्तों को कैसे हमवार करता है। मिलते हैं हवा की इस बेटी सिस्टर एलिजाबेथ नियामत से। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं हमारी खास और प्यारी मेहमान। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में सिस्टर एलिजाबेथ नियामत, जिनको हम खास तौर पर जानते हैं सिस्टर लीजा के भी नाम से। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे बहुत तजस्सुस था कि मैं आपके बारे में जानूं और आपकी इतनी खिदमत है उनको अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अच्छा, मुझे ये जानना है क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी मुख्तलिफ ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी से, आई एम श्योर व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि कैसा था आपका बचपन? क्या आपको हमेशा से पता था कि आपने इस तरफ आना है? कब आपकी कॉलिंग हुई और किस तरह की लाइफ थी उस टाइम पर? आई थिंक बचपन में आई वॉज 4 years old जब मैंने चर्च की क्वायर ज्वाइन की। तो उस क्वायर से वो दिलचस्पी जो बढ़ते बढ़ते जो है वो क्लास 6-7 में हम कुछ कज़न्स थे जो एक ही एरिया में रहते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। अच्छा। तो हम मदर ट्रीज़ा की जो लाइफ है उससे बहुत मुतासिर थे। तो हम क्या करते थे कि जो एरिया में कुछ पुअर बच्चे थे, हम रोज़े रख कर जो हमारी पॉकेट बनी थी उसको इकट्ठा करते थे और फिर हम 3-4 जो कज़न्स थे, हमें शौक़ था कि हम उन बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाएं। अच्छा। तो ये एक मदर ट्रीज़ा की लाइफ को से इंस्पायर होकर हम ये सब चीज़ें करते थे। यानी खिदमत का जज्बा और खुदा के साथ चलने का शौक हमेशा था। यू वर बोर्न विद दैट प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई अगर इस तरफ चला जाएगा, कोई अगर पास्टर बन जाएगा, फादर बन जाएगा, सिस्टर बन जाएगी और अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देंगे तो वो कोई बहुत ही सीरियस पर्सनैलिटी होगी और ज़्यादा शायद घुलते मिलते होंगे, लेकिन अपने ज़रूरत के तहत होगा। क्या आप अपने बचपन में नॉटी थे? क्या आप अपने बचपन में बहुत शरारतें करती थी? परसेप्शन तो आमतौर पर यही है कि बड़े शायद सीरियस लोग होते होंगे। आई थिंक आई वॉज कुछ ज़्यादा ही नोटी थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे जो मेरे मतलब एज अ फ्रेंड भी रहे हम, और क्योंकि अब्बू बाहर गए हुए थे तो आई वॉज द लाइक प्रोटेक्टर ऑफ माई ब्रदर। इनफैक्ट माई ब्रदर जो टिमिड थे और मैं अपने भाई के साथ साथ हमेशा हर ओकेजन पर हर जगह पर आती जाती थी। तो आई वॉज लाइक प्रोटेक्टिंग माई ब्रदर रादर देन ब्रदर प्रोटेक्टिंग मी। तो उस वजह से मैंने देखा कि चूँकि इकलौते भाई थे तो मुझे घर में तैयार किया गया था कि जैसे वो भाईजान मूवी है ना, उस टाइप का कुछ कि मैं अपने भाई की बहुत ज़्यादा केयर करती थी और जहाँ भी आना जाना अम्मी ने मुझे कहना आपने अपने भाई के साथ रहना है। तो इस वजह से अपने भाई के साथ रहते रहते कुछ टॉम बॉयज़ की चीज़ें भी में आ गई, साइकिल चलाना या ओकेजन्स पर क्रिकेट खेलने जाना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और शरारतें भी। फिर अगर लड़कों के साथ रहूँगी तो मेरी शरारतें। अच्छा, मैं रिलेट इसलिए भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी 3 भाइयों की एक बहन थी और घर में सबसे छोटी थी। तो जब मेरे भाई कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हॉकी खेलने जा रहे हैं, सो बीइंग द यंगेस्ट मैं उनके ज़रा साथ टैग अलॉन्ग करती थी। और ग्रोइंग अप मैंने रियलाइज़ किया कि इवेंचुअली आई वाज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ टॉम बॉय। और मेरे ख्याल में मैं समझ सकती हूँ कि वो आ जाता है आपके अंदर और फिर आप उसी वजह से थोड़े विटी भी होते हैं, शरारती भी होते हैं, बातों के जवाब भी आपके पास बड़े सारे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फेथ के बारे में जानना चाहती हूँ कि इतनी खिदमत की और आप बता रहे हो कि शुरू से ही ये चलता आ रहा है, आपको पता था कि आपने कहाँ जाना, या खुदा की कॉलिंग आपके लिए बहुत वाज़ेह थी? खुदा जानता था कि खुदा ने आप पर वाज़ेह कर दिया था कि आपकी बुलाहट क्या है? जब आप इस तरफ आए, क्या लगा कि क्या वो पर्पस था जो आपको पूरा करना था, कि आपको अपने आप को एजुकेशन से मुंसलिक करना था और आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करना था? बेसिकली जब आप नन बनने के लिए आते हैं तो देयर इज़ अ वास्ट फील्ड जो है उसमें आप आते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हमारी मेन जो स्कूल्स हैं, हमारी खिदमत जो एजुकेशन में है, तो मोस्टली
आपका बेसिकली एज अ नन बनते हैं जब आप, तो आप एक्चुअली एक टीचर ही होते हैं। और आप टीचर हो सकते हैं, उसके बाद आप स्कूल में एज अ प्रिंसिपल हो सकते हैं, फिर जो भी आपके काम है बेसिकली आप एज अ टीचर ही जो है वो मतलब बनते हैं होते हैं, पाकिस्तान और में। फिर इवेंचुअली आप दूसरे कामों पे अपने आप को ढूंढ भी लेते हैं, एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, और फिर आपको आपकी मंजिल भी मिल जाती है। एजुकेशन थोड़ी बदल गई है, कुछ बदलने की ज़रूरत थी, कुछ हमारी मजबूरी थी, बीच में कोविड आ गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और कॉन्वेंट स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा काम किया उन दिनों में बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए, घरों तक एजुकेशन मिल जाए। आई एम अवेयर कि सेंट जोसेफ्स ने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम किया ताकि बच्चियों को एजुकेशन भी मिलती रहे, और जो कोविड के तमाम तर प्रिकॉशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सबकी सेफ्टी भी रहे। आई एम अवेयर कि जिस तरह से आप लोगों ने बच्चियों को उस वक्त एजुकेट किया, एंड इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। आई वांट कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ वो स्टोरी शेयर करें। यू नो 2 years बैक हमारे स्कूल को 160 साल हुए थे, एंड आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल। तो उस वक्त जो क्या यूनिवर्सिटी क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, उसके जो सीईओ थे, जब उनको हमने दावत दी कि वो अपने मतलब इजहार ख्याल पेश करें प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि पूरे सिंध में सबसे पहले ऑनलाइन जो एजुकेशन शुरू हुई थी वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल था। सही। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतने ज़्यादा कराची में स्कूल्स हैं, और हमने समझ लें रातों रात इस पर काम शुरू किया कि हमने कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने, मेरा ख्याल उनका कोई बिजनेस था, सिंह सोनी कैमरास जो है, हमें जो पीटीवी के कैमरास जो थे वो 3 फुल फ्लेज कैमरास जो है वो स्कूल में भेजे गए कि यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कोविड में स्कूल के बहुत से पेरेंट्स जब हमारे इस काम आए, तो उन्होंने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें दिया ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर और आपने जिद्दत को भी अपनाया, चूंकि अब आई एम अवेयर कि आपने एक स्टूडियो क्रिएट किया था। जी। इज इट सो? किस तरह से वो पूरा अमल में आया कि आपको लगा कि आप ऑडियो मैसेजेस के जरिए जो बच्चे हैं उनको तालीम जो है वो दे सकते? देखिए, बात ये थी कि कोविड-19 जो है वो तो पूरा वर्ल्ड उससे इफेक्टेड था। तो अभी सेंट जोसेफ स्कूल का एक नाम भी है और एक नाम रखना भी था, और उस लेगेसी को बरकरार भी रखना था। और बीइंग अ प्रिंसिपल, मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं किस तरह से चीज़ों को अरेंज करूं ताकि मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूं। तो हमने ये सोचा कि हमें क्योंकि मैं अक्सर सुनने को मिलता था कि बहुत से स्कूलों के टीचर्स जो हैं उनको फारिग कर दिया गया, बहुत से स्कूल्स बंद कर दिए गए, म्यूजिक टीचर्स जो थे उनको जॉब से हटा दिया गया, सैलरीज दे दी। सैलरी, जी जी। लेकिन मैंने ये सोचा कि चूंकि हमारा स्कूल और या इस वक्त दुनिया में एक मुसीबत पड़ी हुई है, तो मैं अपने स्कूल में किसी वर्कर को नहीं निकालूंगी, किसी स्टूडेंट को फीस की वजह से नहीं करूँगी, और जो टीचर्स हैं या बच्चे जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं ना, तो उनको मतलब उनके बच्चों के, मुझे नहीं पता था कितनी देर लगेगी, 2 months लगेंगे, 3 months लगेंगे, 1.5-2 साल लग गए। लेकिन इन 1.5-2 सालों में हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा एक जो हमारे स्कूल का रूम था उसको स्टूडियो बनाया, और उसके अंदर हमने ऑडियो जो लेसन्स थे टीचर्स को बुलाकर रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए ताकि एजुकेशन का जो सब प्रोग्राम है वो किसी तरह मुतासिर ना हो। अभी जब आप, ऑब्वियसली आपकी लाइफ की बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, आई मीन आप काउंट करने चली जाती होंगी तो शायद आपको इतना ना फील होता हो, लेकिन कोई दूर से देखेगा तो उसको लगता होगा कि बहुत अचीव किया है सिस्टर लीजा ने। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप क्या चुनना चाहेंगी कि आपकी लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट क्या थी, आपको जिस पर बहुत फख्र होता है कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा किया? देखिए, बेसिकली तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम टीचर्स हैं, तो एज अ टीचर्स तो हमेशा मेरा जो नज़रिया रहा इनोवेशन की तरफ रहा। मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज, जिसकी अब मैं प्रिंसिपल भी, मैंने एज अ लेक्चरर वहाँ काम किया, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे और बच्चे अक्सर जो थे ना उर्दू में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, और मैंने मास्टर्स इन उर्दू किया था और मैं उर्दू लेक्चरर थी। अब मुझे सम टाइम कॉलेज में बच्चियों को खींच कर लाना पड़ता था कि मेरी क्लास अटेंड करें, बट बिकॉज एज अ चाइल्ड, जैसे मैंने बताया कि मैं आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर इन द चर्च क्वायर, तो मुझे कुछ सिंगिंग का भी एक तजुर्बा था, एक पोइट्री का, एक म्यूज़िक राइटिंग का। तो मैंने क्या करना, जितनी भी क्लास 11th और 12th की जो नज़में थी और गज़लें थी उनकी मैंने कंपोजिशन बनाई, और वही 10, 12, 15 बच्चियों के साथ मैंने जब उनको क्लास में यानी कि गाना शुरू किया,
मैं स्टार्ट ही उससे करती थी, जिससे कॉलेज के बाकी बच्चों की बहुत दिलचस्पी बढ़ी और वापस आते हैं तो उन्होंने एक दूसरे को बताया एंड ऑल ऑफ देम दे पर स्टार्टेड कमिंग टू अपने माय क्लास। अपने काम को पसंद करना, उससे मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अपना काम करना पसंद आता है तो फिर उसको किस तरह से चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, उसमें नई चीज़ें लाई जा सकती है, ये खुद उस आपको आपका दिमाग बताता है कि आपने अब क्या करना है। अच्छा सिस्टर लीज़ा, मैं आपको बताऊँ, आपके बहुत प्यारों ने, आपके कॉलीग्स ने हमारे साथ आपके बारे में तासुरात शेयर किए हैं। आपकी सिंगिंग की तरफ मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है मैं जानूँ कि आपने क्या लिखा, वो वर्ड्स क्या थे और किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ उन्हें शेयर किया। लेकिन उससे पहले जानते हैं तासुरात आपके कुछ दोस्तों के, यहाँ देखते हैं। सिस्टर एलिज़ाबेथ नियामत के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है हमें। बहैसियत इंसान, आई मस्ट से शी इज़ एन एंजल फॉर ऑल ऑफ अस। वो एक ऐसा फ़रिश्ता है जो तालीम और हर तरह से अपने शागिर्द, अपने स्टाफ, हर किसी के लिए काम करती हैं। कोई भी वक्त हो, हम किसी भी वक्त उनसे रब्ता करें, सिस्टर हमेशा अवेलेबल होती हैं। उनकी जो खसूसियत मुझे बहुत इम्प्रेस करती है वो है हलीम होना। शी इज़ सो हम्बल एंड शी इज़ डाउन टू अर्थ। टू मी शी इज़ अ लाइटनिंग कैंडल। एक वो एक सिंबॉलिक कैंडल है जो दूसरों को अपनी आग से, उस फायर से, उस पैशन से इग्नाइट करती हैं। She's a very big inspiration to all of us, not just me. She's very kind-hearted and she's like an angel in disguise. She's very talented. उनका confidence बहुत अच्छा है. She's a great singer and songwriter. वो हमें दूसरों की हेल्प करने में बहुत इंस्पायर करती हैं। और उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। What are the ups and downs and how to handle those ups and downs. It's a wonderful experience in a way that if a person is suffering and she gives off her share to person. कितना अच्छा लगता है सिस्टर लीज़ा जब आपके अपने प्यारे जो आपके साथ काम कर रहे हो इतने बड़े छुपे रुस्तम निकले। पता ही नहीं था हमें तो वो आपके बारे में इतना सब कुछ कहना चाहते थे। कैसा लगा सुन के? कि तारीफ तो वही है जो दूसरे करें, तो आज अपने बारे में कुछ ये सब कुछ जानकर खुशी हो रही है, तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि अच्छा भी फील हो रहा होगा ना कि मैं इतनी अच्छी हूँ। ये तो बस खुदा की नवाजिश है। ये तो हम जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल्स ख़ास ख्याल रखते हैं कि बतौर मिशनरी के अंदर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सके, क्रिश्चियन कम्युनिटी को सर्व कर सके। लेकिन कई ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जो इन्हीं कॉन्वेंट से पढ़ के निकली है, चाहे वो फिर सियासतदान हो, सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना हो। बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। हम खुद कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और अच्छा लगता है जब हम एक मकाम पर आकर पीछे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारी बुनियाद थी। तो कॉन्वेंट सिस्टम्स किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से उस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं और किस तरह से जिद्दत को भी अपना रहे हैं? देखिए, अगर सेंट जोसेफ स्कूल या कॉलेज की ही बात करें तो आज जितना मार्केटिंग का दौर है उसमें सब चीज़ें मार्केटिंग से ही चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि कभी हमने हमारे स्कूल या कॉलेज में एज सच कोई इतनी मार्केटिंग नहीं होती कि नहीं ये हमारे स्कूल का, हमने तो मतलब इवन स्कूल का जो नाम है वो भी कितना बड़ा नहीं लिखा हुआ कि पूरा ज़माना उसको देख सके। तो मतलब बाय इटसेल्फ एक मिसाल है कि एडमिशन जो है उनका, वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है। अदरवाइज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो एजुकेशन का सिस्टम है वो मुश्किल है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। और जब हम कॉन्वेंट्स को देखते हैं तो हमें ये पता है कि वहाँ पर आज के दौर में भी वो बच्चा आराम से जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकता है। तो अब उस मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? आई थिंक वो जो एक लेगेसी है वो आज भी कंटिन्यूड है। आप देख लें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर देख लें और स्कूल और कॉलेज सेंट जोसेफ्स जो है इन दोनों का देख लें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। और यही एक बुनियाद है कि ये रीज़नेबल, इसके पेरेंट्स मीडियोकर्स भी आ सकते हैं, इसमें रिच एलीट भी आ सकते हैं। वो जो अपनी बेटियों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इट शुड बी ओनली गर्ल्स स्कूल या कॉलेज, तो वो भी हमारे पास ही जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी को इस चीज़ का ख्याल होना कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करनी है, उन्होंने नुमाइंदगी करनी है, उन्होंने जो सीखा है, जो हासिल किया है, वो लोगों को देने के लिए खड़ा होना है। सो वो लीडरशिप, रिप्रेजेंटेशन, क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुमाया होना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? आई थिंक आपने बिल्कुल बजा कहा कि अगर उसको लीडरशिप को देख लें, अगर वो किसी भी
किसी भी मैदान में हैं, तो उनको जब वो लीडर्स बनकर इन स्कूलों से या कॉलेज से एजुकेट होते हैं, तो दे आर टॉट टू बी ट्रूथफुल, दे आर टॉट टू कीप जस्टिस इन देयर माइंड। तो उन्होंने हक और सच की बात करनी है, दूसरों के लिए खड़े होना है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है। यू नो, वी मेक श्योर कि हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनमें तासुब जो है उसको कम किया जाए, उसमें अमन सुलह और सलामती की बात की जाए। और मेरा ख्याल यही बुनियाद है कि अगर हम इसको लेकर चलें तो वो जो तरबियत का एक अमल है कि लोग हमेशा कॉन्वेंट जब नाम सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि कॉन्वेंट का मतलब है यहाँ नन ही इंचार्ज है। तो नन्स का मौजूद होना, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा सिस्टर लीजा, अब वक्त आ गया है कि हम आपके साथ खेलें। हमारी एक बड़ी फन गेम है और आपको छोटे छोटे सवाल मैं दूंगी, उनके आपने जवाब देने हैं जो आपको सही लगे। लेकिन इससे पहले कि हम हमारी गेम ये या वो की जानिब जाएं, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम हमारी प्यारी मेहमान सिस्टर लीजा के साथ खेलें वो गेम जिसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। गेम है ये या वो। इस गेम में किसी सवाल का कोई जवाब गलत या सही नहीं होता है, प्रेफरेंस होती है, जिसे जो अच्छा लगता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। मुझे ये गेम बहुत पसंद है। आई एम श्योर जब मैं आपके साथ खेलूंगी तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। चलें शुरू करें? जी। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप चाहेंगे कि गधी के बच्चे को बोलता हुआ देख सके, या फिर लूत की वाइफ यानी उसकी जो अहलिया थी वो नमक का सतून जब बन गई, वो देखना पसंद करेंगे? आई थिंक लूत की वाइफ। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग तजस्सुस में जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जब वो ख़राब हो जाती है या उनके तजस्सुस को वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कभी कभी खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और जो हुक्म दिया जाता है उसको मानना चाहिए। सही। अच्छा, दो सिनेरियोज है। एक यीशु मसीह की पैदाइश जिसमें हमने देखा कि वो चमकता हुआ सितारा, मजूसियों का आना, चरती इस्तबल में यीशु मसीह को बच्चे की मानत देखना। और फिर दूसरा जो सबसे मेरे ख्याल में बात किए जाने वाला एक वाक़या है, वो यीशु मसीह की मौत का है। वो कलवरी तक अपनी क्रॉस उठा कर आना, सलीब का वज़न, सर पर वो ताज। ये दोनों अगर सिनेरियोज या ये वाक़यात मैं आपको रीलिव करने का मौका दूँ तो आप किसको चुनेंगे? मैं कलवरी के सीन को देखना चाहूँगी। कितना दर्दनाक है वो मंजर, उसमें वो तकलीफ़ है, वो कोड़े हैं, वो सब कुछ है। क्यों चाहेंगे कि आप वहाँ जाना चाहें? आई डोंट नो, बचपन से मुझे याद है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यू नो लाइक वो जो गीत था, कलवरी दी कहानी, मरियम दी ज़ुबानी, इस तरह के जो गीत जो बचपन में जो हम सुनते रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा दुख और गम जो है वो पाया जाता है। तो दूसरा ये कि हमारी जो जमायत है उसका नाम है डॉटर्स ऑफ द क्रॉस, तो इसलिए भी यू नो मतलब मैंने वो आपके जमायत को भी- पर्पस को सर्व करता है। जी। अगर मैं आपको मौका दूँ कि आज रात आपने डिनर पर जाना है और दो गेस्ट का इनविटेशन आया हुआ है आपके लिए, एक आदम और हवा का और एक मरियम और यूसुफ का, किसका एक्सेप्ट करें? मेरा ख्याल मरियम और यूसुफ का। और उसके लिए आपकी वजह क्या हो सकती है? आपको क्यों मुझसे मुलाकात? क्योंकि मुझे यीशु मसीह के बारे में जानने का मज़ीद मौका मिलेगा उनसे, अगर मैं उनके साथ डिनर करूं। वैसे तो मेरे ख्याल में हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है, गार्डन वॉक करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गतसमनी बाग या बाग अदन आपको ज़्यादा क्या मुतासर कर सकता है? गेत्सेमनी बाग। और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एज इट इज़, क्योंकि गेत्सेमनी बाग का ताल्लुक यीशु मसीह से है। जिंदगी में यीशु मसीह को आपने उस मकाम पे रखा है, जब आप आंख उठाते हैं तो आपको यीशु मसीह नजर आते हैं। 40 साल बयाबान में ज़िंदगी गुजारनी है, 40 साल ठीक रहेगा या फिर गुलामी के 430 साल में सर में? मैं गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकती, चाहे उस वक्त हो या अब जो है। तो मैं ये जो 40 दिन है ये गेत्सेमनी के ये निकाल सकती। तो मेरे ख्याल में आप सबक अपना बहुत जल्दी सीख लेगी और आप पहचान लेगी कि खुदा आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है और आपने कैसे शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और आप कोशिश करेंगे कि मिस्र में जल्द से जल्द मिस्र से बाहर आके गुलामी की जंजीरें तोड़ता है। बिल्कुल ठीक है। किसके साथ दिन गुजारना चाहेंगी, आदम के साथ या हवा के साथ? आई थिंक आदम के साथ। क्या पूछेंगे आदम से सवाल अगर मौका मिले? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू बाइबल वो पहले शख्स हैं जिन्होंने खुदा जो है, ठीक है, खुदा ताला या
खुदा बुजुर्ग व बरतर जो है उनको डायरेक्ट उनसे बातचीत की हुई है. ही इज़ द फर्स्ट मैन. तो मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने क्या बातें की थी खुदा से. दरियाए कुल्ज़म जिस तरह से दो हिस्सों में बटा, या फिर लाजर का मुर्दों में से जिंदा हो जाना, जब उसकी जो बॉडी थी वो गल सड़ गई थी और उसमें से बदबू आने लगी, क्या समझती है आपके दिल के करीब इनमें से कौन सा वाक़या? एक्चुअली तो मेरे दिल के करीब दोनों ही हैं, इसलिए कि ये जो दरियाए कुल्ज़म का जो वाक़या है वो डायरेक्ट खुदाए बुजुर्ग व बरतर जो है ना ये उनका मुआज़ा है. और दूसरा जो है लाजर का वो खुदावंद यीशु मसीह का है कि उन्होंने, और ये बाइबल में लिखा है और हमें पता है कि उन्होंने लाजर को ज़िंदा किया. तो मेरे लिए वो भी एक बहुत ही. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि दरियाए यरदन अगर आपको पार करने का मौका मिले लेकिन अहद का संदूक उठाए हुए, क्या आप वो उठाकर दरिया पार करना चाहेंगे या फिर यीशु की सलीब कलवरी गिलगित्ता के मकाम से यीशु मसीह की सलीब उठाने में मदद करूँ? ठीक, ये था मेरा आपसे आखिरी सवाल. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये गेम. मुझे ये गेम खेलने में हमेशा बहुत मज़ा आता है. आई होप आपने भी इंजॉय किया हो. जी बहुत. मेरे चंद एक आखिरी सवाल है मेरे आपसे सिस्टर लीजा. मुझे जानना ये है कि क्या समझती है आप कि क्या वो ख़ास पैगाम है जो कि आप बच्चियों के साथ शेयर करना चाहती हैं. ऑल्सो मैं ये महसूस करती हूँ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं 8वीं 9वीं जमात में जब हम आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है. हम बहुत आगे आए हैं तालीम के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते तब तक भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि जी उनका फ्यूचर क्या है. कहाँ पर स्कूल्स, वालिदैन और बच्चियाँ खुद या बच्चे खुद इस पर्पस को समझ सकते हैं और किस तरह से स्कूल और वालिदैन का किरदार यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है? आई थिंक स्कूल्स जो हैं वो करियर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जब वो 9th और 10th में आते हैं. एंड जो मैंने स्कूल्स में देखा है, पेरेंट्स आर वेरी क्लियर कि वो अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करना चाहते हैं. सही. अब डिपेंड करता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं. सही. क्योंकि बच्चे मतलब हो सकता है कि पेरेंट्स मोस्टली हम देखते हैं बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये क्या उनकी अपनी ख्वाहिश है या उनके पेरेंट्स की तरफ से आ रही है. सही. तो बच्चे जब तक खुद किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अब मैं पिछले सालों में स्कूल की प्रिंसिपल थी, सेंट जोसेफ स्कूल की, अब मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो अब मैं बहुत डिफरेंस देख रही हूँ. वही बच्चे जब कॉलेज में लास्ट ईयर से आ रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि बच्चों ने स्ट्रेट वे कहा है अपने पेरेंट्स को मुझे प्री मेडिकल में नहीं करना, हाँ जी, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं लेना, मुझे इंजीनियरिंग में मुझे जाना है. इंजीनियरिंग में जाना. इस तरह से अच्छा, मुझे बड़ा प्राइड, मैंने खुद प्री इंजीनियरिंग किया है, मुझे बड़ा प्राइड फील होता है जब लड़कियां कहती है मैंने जहाज़ उड़ाना है, मैंने शिप बनानी है, मैंने कोई फ्रिज खोल के सही करना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम सोचते नहीं है ना कि कोई लड़की घर से नीचे जाओ तो पानी की मोटर ठीक कर रही होगी. सो आई जस्ट इससे लड़कियां खुद मुख्तार होती है, इंडिपेंडेंट होती है. तो मुझे अच्छा लगता है जब अब बच्चियाँ ये सोचती है कि ज़रूरी नहीं है जो तय है उन्होंने वो करना है, वो कुछ नया भी एक्सप्लोर कर सकती है, अपना सफ़र खुद तय कर सकती है, खुद उसका तयन कर सकती है. इसी से मुझे याद आया कि आप ख़वातीन के बारे में और बच्चियों के बारे में इतना सोचती है कि आप उनके बारे में लिखती भी हैं. एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है आपका, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? सॉन्ग्स तो काफ़ी लिखे, क्योंकि जब मैं थरपारकर गई तो वहाँ पर मैंने ख़वातीन को मटका उठाए हुए सर पर उनको चलते देखा, तो मैंने उस वक्त भी एक नज़म लिखी. मैंने किसी बच्चे को थरपारकर में नंगे पाँव चलते देखा, तो मैंने उस पर भी एक शेर लिख दिया. तो जो भी कुछ मुतासिर हो जाए मैं उसको लिख देती हूँ, या जो दिल में कोई ऐसी दुख है उसका इजहार कर देती हूँ. जो दिल में रेगारी बना दे उस चीज़ को आप ज़रूर कलम से बयान करना चाहती हैं, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो देखिए, मोहब्बत के नगर से न जाने किस के डर से निकल आई थी मैं बाहर अपनी माँ के घर से. बहुत खूबसूरत. न मुझको लाज आई मैं भूली सब खुदाई कि एक इंसान के पीछे मैंने अपनी इज्जत गंवाई. मोहब्बत के नगर से न जाने किस के डर से निकल आई थी मैं बाहर अपनी माँ के घर से. तो ये जो काफ़ी बड़ी नज़म है, जो तल्ख हकीकत और बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छा लगा ये अल्फाज आपके सुनकर. और आप बहुत अच्छा लिखती है, लिखती रहिए और हमारे साथ शेयर करती रहिए, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो अपने ख़यालात इस तौर से लोगों तक पहुंचाए कि उनकी
ज़िंदगियाँ रोशन हो सके। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके साथ बात करके, आपके बारे में जान के, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर चैनल। खुदा हमें बरकत दे, आपको, आपके कॉन्वेंट स्कूल्स को, और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों की बढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, हम सबको खुदा बरकत दे और हम यूं ही अपनी कौम को सर्व करते रहें। तो चलिए जी दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम जाएं अपनी ब्यूटी कॉर्नर की जानिब। जानते हैं कि आज क्या करेंगे फरा और रुबीना, किसको तैयार कर रही है, किसको अच्छा फील करा रही है। आए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबीना और मैं हूँ फरा। वेलकम टू ब्यूटी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। दोस्तों, आज हम इनर और आउटर ब्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, गपशप करेंगे। हमारे साथ हैं फरा। जी फरा, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक। फरा, मुझे लगता है आजकल मीडिया का इतना दौर है और यूट्यूब, इंटरनेट, मोबाइल्स, हर चीज़ इंसान के हाथ में आ गई, तो उसमें इतना वो खो गया कि उस जैसी सारी वो अपनी जो बातें हैं, काम है और अपनी जो ऐसी सिचुएशंस है करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ जो यंग गर्ल्स हैं वो मॉडल्स और एक्टर्स की तरह बिल्कुल कॉपी करती हैं, उनकी तरह वो कपड़े पहनती हैं, उनकी तरह अपनी फेस लुक करना चाहती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सर्जरीज करा रहे हैं, इतने मेडिकल प्रोसीजर्स करा रहे हैं अपने आप को एक परफेक्ट लुक देने के लिए। हालांकि वो परफेक्ट लुक कुछ भी नहीं है, हालांकि ज़्यादा तो आपकी इनर ब्यूटी है। लेकिन आजकल लोगों को टीवीज़ वगैरह देख देख के उनको ये होता है कि जैसे वो नज़र आ रहे हैं हम भी ऐसे नज़र आए। हालांकि वो सारी एडिटिंग होती है, वो रियल लाइफ में वो लोग भी ऐसे नहीं नज़र आते हैं। लेकिन ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर कोई टीवी पे इस तरह से नज़र आ रहा है तो हम भी अपने आप को वैसे ही बना लें। या बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मैं अग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल हमने बहुत ज़्यादा आउटर ब्यूटी को अहमियत देनी शुरू कर दी है, जबकि जो हमारी इनर ब्यूटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा दिल है वो एक खूबसूरत चीज़ है और जो फीलिंग्स उस वहाँ से आती है वो हमें ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। जी, आज हम कौन से मिलेंगे जो कि इंटीरियर सिंध से आई हैं। वहाँ पे टीवी वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सलोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके पास फ़ोन है जो एक दूसरे से रब्ता करने के लिए उनके पास होते हैं, उसी पे लोग आजकल वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। तो वो जो बच्ची है उसको बहुत शौक़ था कि मैं भी शहर जाऊँ और सलोन में जाऊँ और अपना ट्रीटमेंट्स वगैरह कराऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, और वो देख के उसको ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी सलोन जाके सर्विसेज करा सकूँ, क्योंकि कभी उसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। तो आज हम उसका मेकओवर करेंगे ताकि वो भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके और हम उसको एक छोटी सी खुशी दे सकें। वाह फरा, कितनी ये ज़बरदस्त बात है कि आपने कूंज की इस मासूम सी ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये एक छोटी सी एफ़र्ट की और उसका दिल खुश कर दिया, क्योंकि जब हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी होती तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमें खुश करती हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि खुदा ने हमें जहाँ रखा है, जैसे रखा है, हम किसी भी जगह पर हैं, किसी भी सिचुएशन में है, तो उसमें खुदा की मर्ज़ी है। तो उसने हमें यूनिक बनाया है। हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम अपनी खूबसूरती को खुद अहमियत देना शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे कूंज के मेकओवर को लेके। तो चलें स्टार्ट करते हैं कूंज का मेकओवर। तो सबसे पहले हमने कूंज का हेयर वॉश किया। शैम्पू करने के बाद हमने उनके बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट किया, जिससे इनके बाल काफी स्मूथ और फ्रिज फ्री हो गए थे। कूंज के बालों में काफी स्प्लिट एंड्स थे, जिसकी वजह से हमने उनका ट्रिम किया। एवरी 3 मंथ्स आपके बालों को ट्रिमिंग की नीड होती है, जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। क्योंकि उनके बाल काफी कर्ली थे, तो हमने उनको न्यू लुक देने के लिए उनके बालों को स्ट्रेट किया। जैसे कि डार्क सर्कल उनके काफी प्रोमिनेंट थे, जिनको हमने अच्छे से कंसीलर से कंसील किया और फाउंडेशन लगाने के बाद उसको फेस पे अच्छे से ब्लेंड किया। मेकअप को नेचुरल रखने के लिए हमने मस्कारा अप्लाई किया और आईब्रो को डार्क शेड के साथ एनहांस किया और नेल एक्रेलिक करने के बाद उनको पिंक पेंट किया। लिप्स पे हमने पिची पिंक लिप कलर अप्लाई किया, जो कि उनको बहुत सूट कर रहा था। और कंप्लीट मेकओवर करने के बाद ये रहा इनका फाइनल लुक। वाओ फरा, कूंज तो बहुत प्यारी लग रही है और उसकी खूबसूरती तो निखर कर बाहर आ गई है। सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है वो, और आपने बहुत अच्छी एफर्ट की, आप में बहुत टैलेंट है। थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि कूंज की जो खूबसूरती है
वो उसके हिसाब से, उसकी जगह से, उसकी सिचुएशन से बिलोंग करती है। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हैं, तो खुदा ने हमें उसके लिए रखा है, क्योंकि खुदा ने हमें यूनिक बनाया है और हमारी खूबसूरती ही यही है कि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बिल्कुल, हमें सिर्फ आउटर ब्यूटी पे फोकस नहीं करना है, हमें ये भी देखना है, हमें अपने दिलों को बदलने की ज़रूरत है, हमारे सोचों को बदलने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने रवैयों को बदलें दूसरे लोगों के लिए, और उनको डिग्रेड ना फील कराएं, बल्कि मोटिवेट करें हर छोटी छोटी चीज़ में। बिल्कुल फ़रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो आउटर ब्यूटी है उसमें तो हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारी इनर ब्यूटी जो है उसको भी हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी सोचों को उसकी ताबेदारी में दें, तो वो हमें कंट्रोल करता है। हमारी खूबसूरती ना सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो, बल्कि हमारा दिल, हमारा बातिन वो ज़्यादा खूबसूरत हो। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेकओवर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे लिए कौन सी जो खुशी है वो ज़्यादा मायने रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेकओवर के साथ। बाय बाय। बाय। गुड जॉब फरहा एंड रुबीना। कैसे छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में मुसर्रत पैदा कर देती हैं और हमारी ज़िंदगी को देखने के हमारे नज़रिए को बदल देती है। कूच की भी ये छोटी क्यूट सी ख्वाहिश थी कि वो अपना मेकओवर चाहती थी, आई एम श्योर वो इस तरह से ही अभी अपने आप को प्यारा प्यारा रखेंगे और अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। तो जनाब, यहाँ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म, लेकिन जाते जाते हमारे हाउस बैंड का सॉन्ग सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय। तेरे आगे है ये मेरी दुआ, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी मैं को मुझ में मार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरी आकबत को सवार दे, तेरे आगे है ये मेरी दुआ। मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मेरे दिल पे तेरा ही राज हो, मेरा तेरे जैसा मिजाज हो, हाँ मिजाज हो, तेरे आगे है ये मेरी दुआ। मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरे आंसू में जाऊं जिधर जिधर, मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरे आंसू में जाऊं जिधर जिधर, तेरे रंग औरों में भर सकूं, तेरी मर्जी पूरी मैं कर सकूं, हाँ कर सकूं, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, तेरे आगे है ये मेरी